आप देख रहे हैं तिमिर वर्ल्ड आदित्य के साथ। दोस्तों, आज की कहानी हमें भेजी है अजय जी ने, जो उन्हें उनके दादाजी की डायरी के पन्नों से प्राप्त हुई है। तो आइए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ, उनके दादाजी के ही शब्दों में। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। ये घटना उस समय की है जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था। सन 1925 के दिसंबर माह की बात है। मैं ब्रिटिश सेना में कार्यरत था। उन दिनों मेरी तैनाती आसाम प्रांत में हुई थी। हम सब अपनी बटालियन के साथ आसाम पहुँचे। आते ही सबने अपना अपना कार्य संभाल लिया। मुझे शहर से दूर एक बैरक पर तैनात किया गया, जहाँ एक तरफ छोटी बस्ती थी तथा दूसरी तरफ काफ़ी दूर दूर तक फैला हुआ जंगल। मेरी बैरक पर हम 2 लोग थे, मैं और रमेश जी। वैसे तो यह एरिया काफ़ी शांत था, आपराधिक घटनाएं बहुत कम हुआ करती थीं। हम दोनों को मिलकर यहाँ आसपास में 24 घंटे निगरानी रखनी थी। हम दोनों में आपस में तय हुआ कि दिन में रमेश जी ड्यूटी करेंगे तथा रात को मेरी बारी थी। रात के 10 बजे होंगे। मैं जैसे ही वर्दी पहनकर अपनी पोजीशन लेने के लिए बैरक की छत पर गया, रमेश जी फ्री हो गए और सोने के लिए चले गए। मैं छत पर चारों तरफ निगरानी रखे हुए था। ठंड का मौसम होने के कारण रात काफ़ी ठंडी हो चली थी। चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा फैला हुआ था। जंगल करीब होने के कारण जंगली जानवरों की आवाज़ें लगातार आ रही थी। चारों तरफ फैला कोहरा काफ़ी भयावह माहौल उत्पन्न किए हुए था। मैं छत पर एक तरफ से दूसरी तरफ अपनी राइफल लिए निगरानी रखे हुए था। अभी 2-3 ही घंटे बीते होंगे कि नीचे दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी तथा दरवाज़ा खटखटाया। मैंने ऊपर से देखने की कोशिश की, पर धुंध के कारण कोई नज़र नहीं आ रहा था। कुछ देर रुककर फिर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। मैं सचेत हो गया। मैंने मन ही मन ये सोचा कि शायद कोई मेरी निगरानी करने के लिए सीनियर अधिकारी आए होंगे, या फिर हो सकता है कि बस्ती से कोई व्यक्ति आकर दरवाज़ा खटखटा रहा हो। ये सब सोचते हुए मैं दरवाज़ा खोलने के लिए नीचे आ ही रहा था। अभी मैं सीढ़ियों पर था, तभी किसी ने फिर से दरवाज़ा खटखटाया। सीढ़ियों पर से ही मैंने आवाज़ लगाई, कौन है? उस तरफ से आवाज़ आई, मैं डॉक्टर पिंटो, मुझे काफ़ी भूख लगी है, क्या तुम्हारे पास कुछ खाना है? उसकी आवाज़ काफ़ी टूटी फूटी थी। मुझे यह समझते देर नहीं लगा कि यह कोई अंग्रेज़ है। दरवाजे पर जाकर मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला, एक अजीब सा माहौल बना हुआ था। अजीब बदबू, जैसे मानो कोई जंगली जानवर मरकर सड़ रहा हो, तथा उस बदबू के बीच कभी कभी परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। जंगल से लगातार जानवरों के रोने की आवाज़ें आ रही थीं। मैंने देखा सामने सफ़ेद लिबास पहने एक व्यक्ति खड़ा है। उसके बाल भूरे थे, चेहरा गोरा, लंबा कद, तथा वह देखने में काफ़ी विचलित सा दिखाई पड़ रहा था। मेरे दरवाज़ा खोलते ही उसने मुझसे फिर पूछा, मैं काफ़ी भूखा हूँ, क्या तुम्हारे पास खाने को कुछ है? हम लोगों को बैरक पर कुछ भी खाना पीना रखने की अनुमति नहीं थी, इसलिए मैंने साफ मना कर दिया। मेरे मना करने पर वो डॉक्टर काफ़ी मायूस हो गया और धीरे धीरे वहाँ से पीछे मुड़ा और वापस चला गया। डॉक्टर साहब के चले जाने के बाद मैंने दरवाज़ा बंद किया और वापस आकर अपना कार्य करने लगा। इसके बाद सुबह 8 बजे रमेश के आने पर मैं नीचे आया और सोने के लिए चला गया। अगले दिन मैं जब ड्यूटी पे था, फिर अचानक रात को वही घटना घटी। आज भी रात के 12 से 1 बजे के बीच किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मुझे काफ़ी आश्चर्य हुआ कि आज भी वही डॉक्टर साहब थे तथा आज भी कल की ही तरह वही बातें कर रहे थे। मुझे भूख लगी है, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? आज भी मैंने वही जवाब दिया कि नहीं। मेरे मना करने पर फिर डॉक्टर साहब काफ़ी मायूस हो गए तथा वहाँ से चले गए। आज भी मैंने वही बदबू तथा परफ्यूम की खुशबू महसूस की। उनके चले जाने के बाद मैं पुनः छत पर आया और अपने काम में लग गया। अगले दिन रमेश जी की बारी रात में थी। रात में रमेश जी के साथ भी यही घटना घटी। अब तो हमने यह निश्चय कर लिया कि डॉक्टर साहब के बारे में पता लगा कर ही रहेंगे। वो कौन हैं तथा डेली कहाँ से आते हैं और कहाँ चले जाते हैं।
हमने आसपास में कुछ लोगों से जानना चाहा, पर कुछ भी पता नहीं लग पाया। फिर हमने यह निर्णय लिया कि आज रात डॉक्टर साहब से पूरी बात जानकर ही रहेंगे। आज भी रात में रमेश जी की ही निगरानी पर तैनाती थी, पर मैं भी आज सोया नहीं और रात में बैरक पर हम दोनों एक साथ ही निगरानी करने लगे। अब हमारे मन में ये उत्सुकता बढ़ती जा रही थी कि आखिर ये कौन है जो रात को आते हैं और खाना मांगकर वापस चले जाते हैं। अब हमने निश्चय किया कि उनके विषय में जानकर ही रहेंगे। अगले दिन जब रात को 1:30 बजे थे, फिर से वही दस्तक हुई। जब दरवाज़ा खोला गया तो मैंने देखा डॉक्टर साहब खड़े हैं और वही बदबू और खुशबू दोनों एक साथ महसूस हो रही है। डॉक्टर साहब का वही प्रश्न, मुझे भूख लगी है, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? मैंने पूछा, कौन हैं आप और कहाँ रहते हैं? इस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया तथा अपना प्रश्न फिर से दोहराया। लगातार 2-3 बार ऐसा करने पर मैंने झुंझला कर कह दिया कि नहीं है खाना। इस पर वे मायूस हो गए और वहाँ से जाने लगे। आज हमने निश्चय किया कि कुछ भी हो, इनके विषय में पता लगा कर ही रहेंगे। मैं और रमेश दोनों उनके पीछे पीछे चलने लगे। थोड़ी ही दूरी पे जा एक मोटा सा पेड़ था, जिसके दूसरी तरफ जाते ही डॉक्टर साहब गायब हो गए। वहाँ हम लोगों ने काफ़ी उन्हें खोजने का प्रयास किया, लेकिन कोई सुराग नहीं लग पाया। अब हमें ये समझते देर नहीं लगी कि ये कोई डॉक्टर साहब नहीं है, बल्कि कोई आत्मा है जो इस तरह से भटक रही है और हमें परेशान कर रही है। जब हमने इस घटना का जिक्र अपने आसपास के बैरक वाले लोगों से पूछ किया तो उनका भी यही कहना था कि रात को 12 से 1 बजे के बीच में कोई डॉक्टर साहब आते हैं, खाना मांगते हैं और फिर मायूस होकर चले जाते हैं। इसके आगे किसी को उनके विषय में और कुछ भी पता नहीं था। अब डॉक्टर साहब के भूत की घटना का जिक्र आसपास के लोगों में भी होने लगा। में काफ़ी डर का माहौल उत्पन्न होने लगा। हमारी बैरक में भी रात को कोई बाहर नहीं निकलता तथा किसी के दरवाज़ा खटखटाने पर कोई दरवाज़ा तक खोलने की हिम्मत नहीं करता था। आखिरकार इन घटनाओं से पर्दा उठाने के लिए हमने अपने सीनियर अधिकारियों से भी बात की तथा उनके द्वारा भी जांच करने पर कोई विशेष बात पता नहीं चल पाई। जब इस घटना की रिपोर्ट हमने वहाँ लोकल पुलिस स्टेशन में की तो काफ़ी छानबीन के बाद हमें केवल ये पता चल पाया कि डॉक्टर पिंटो नाम के एक डॉक्टर जो 2 साल पहले यहाँ तैनात थे, एक दिन अचानक गायब हो गए और उनका अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया तथा पुलिस ने भी अब इस केस को बंद कर दिया। इन बातों के अलावा हमें पुलिस स्टेशन से और कोई विशेष जानकारी नहीं मिल सकी। केवल डॉक्टर साहब का पता ही हम वहाँ से ले पाए। खैर, हमने स्वतः जांच करने का निर्णय लिया और उनके पते को खोजते हुए काफ़ी दूर तक चले आए। आखिरकार हमने उस घर का पता लगा ही लिया जहाँ पर डॉक्टर पिंटो रहा करते थे। जब हमने पास जाकर देखा तो यह घर कोई छोटा मोटा घर नहीं था, बल्कि एक काफ़ी बड़ी हवेली थी। ये हवेली अंग्रेज़ों को किसी भारतीय राजा ने तोहफे के तौर पे दिया था। हम लोग जब हवेली के पास गए तो देखा कि हवेली वीरान पड़ी है। वहाँ पर किसी व्यक्ति का कोई नामो निशान नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो कई वर्षों से वहाँ कोई नहीं रहने के लिए आया हो। जब हम लोगों ने आसपास में पूछताछ की तो लोगों ने बताया कि डॉक्टर साहब के गायब हो जाने के बाद से अब तक यहाँ रहने के लिए कोई नहीं आया। लोगों के द्वारा पूछे जाने पर हमें कुछ विशेष बातें तो पता नहीं चली, लेकिन उन्होंने ये बताया कि उनके यहाँ एक लड़का काम करता था जो इसी बस्ती का है। हो सके तो उसके पास कोई विशेष जानकारी हो। काफ़ी प्रयास के बाद हमने उस लड़के को ढूंढ ही निकाला जो डॉक्टर साहब के यहाँ काम किया करता था। उससे हुई बात के आधार पर जो बातें हमें पता चली वो इस प्रकार हैं। हमेशा की तरह उस दिन भी जब डॉक्टर साहब शाम को अपने क्लिनिक से वापस आए तो उन्होंने कहा कि मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है, कुछ खाने के लिए हो तो जल्दी से ले आओ, तथा नहाने के लिए बाथरूम में चले गए। डॉक्टर साहब को बाथरूम में गए हुए 2 घंटे का बीत चुके थे और डॉक्टर साहब निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जब लगातार 2 घंटे तक डॉक्टर साहब बाथरूम में बंद रहे तो चिंता होने लगी और उनका खाना भी ठंडा हो रहा था। काफ़ी बुलाने पर भी डॉक्टर साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। तब पड़ोसियों की मदद से जब दरवाजे को तोड़ा गया तो अंदर डॉक्टर साहब नहीं थे। दरवाज़ा अंदर से बंद था और डॉक्टर साहब का कोई पता नहीं था। ये पता भी नहीं चल पाया कि डॉक्टर साहब आखिर गए कहाँ। उस दिन के बाद से आज तक डॉक्टर साहब का कोई सुराग नहीं लग पाया है। हम दोनों ने उस हवेली को अंदर से देखने का निर्णय लिया।
तथा उस लड़के के साथ हवेली के अंदर चले गए। हम लोगों ने काफ़ी करीब से हर कमरे का मुआयना किया तथा हम लोग उस स्थान को भी देखना चाह रहे थे जहाँ पर डॉक्टर साहब नहाने के लिए गए थे। डॉक्टर साहब का बाथरूम एक पुराने कमरे के बराबर था और जैसा कि पुराने बाथरूम हुआ करते थे बिना टाइल्स वगैरह के। डॉक्टर साहब का बाथरूम वास्तव में उस हवेली का ही एक कमरा था जो नहाने के उपयोग में लिया जा रहा था। और उस समय शावर इत्यादि की व्यवस्था तो थी नहीं। लोग नीचे फर्श पर बाल्टी में पानी रख के मग वगैरह से नहाने का काम किया करते थे। हम लोगों के द्वारा छानबीन करने पे बाथरूम में भी कुछ ऐसा नहीं मिल पाया जिससे हमें कुछ पता चल पाए। इसी क्रम में जब हम लोग बाथरूम से बाहर निकले तो रमेश जी अभी अंदर ही थे। थोड़ी देर बाद हमने पाया कि रमेश जी के चीखने की आवाज़ आई। रमेश जी की आवाज़ सुनकर मैं और वो लड़का जब बाथरूम में गए तो पाया कि रमेश जी भी वहाँ नहीं थे। रमेश जी भी डॉक्टर साहब की ही तरह गायब हो चुके थे। बाथरूम में काफ़ी ध्यान से देखने के बाद कोई सुराग नहीं नज़र आ रहा था कि डॉक्टर साहब कहाँ गए। काफ़ी बारीकी से जांच करने के बाद भी हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा था। कुछ पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर रमेश जी कहाँ चले गए। मैं और वो लड़का भी बाथरूम में ही थे। काफ़ी गहराई से जांच करने पे मेरी नज़र दीवार पे गड़ी हुई एक कील पे गई। मैंने उस कील को जैसे ही छुआ तभी अचानक नीचे का फर्श एक तरफ टेढ़ा हो गया। मैं और वो लड़का नीचे गिर गए। नीचे गिरने के बाद हमने पाया कि ये तो एक तहखाना है जिसका खुफिया रास्ता इस जगह से था। नीचे रमेश जी भी पड़े हुए मिले। जब हमने तहखाने में ध्यान से देखा तो वहीं साइड में एक कंकाल पड़ा हुआ था जो डॉक्टर के लिबास में था। हमें समझते देर नहीं लगी कि ये तो वही डॉक्टर पिंटो हैं। खैर हमने वहाँ के स्थानीय लोगों की मदद से डॉक्टर पिंटो के कंकाल को वहाँ से निकाला और पास के कब्रिस्तान में ले जाकर पूरे रीति रिवाज के साथ दफन करा दिया। तब से रात में होने वाली अनहोनी घटना बंद हो गई। दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।